नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। हरियाणा में निकाय चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और प्रदेश में 22 जून को सुबह 8 बजे से इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और प्रदेश में 46 नगर निकायों के लिए 19 जून को मतदान हुआ था और अब बारी है नतीजों की। इस पर चेयरमैन पद के लिए इस बार चुनाव जो है सीधा हुआ है और हरियाणा के निकाय चुनावों के 2024 के सेमीफाइनल्स के तौर पर भी इन्हें देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि नतीजे राजनीतिक दलों की स्थिति को पूरी तरह से साफ कर देंगे कि 2024 में होने वाले चुनावों में क्या परिणाम हो सकते हैं। कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इसी कार्यक्रम में और जानेंगे राजनीतिक दलों की राय, क्योंकि बहस जरूरी है। में इस विषय पर सवाल क्या है वो भी हम नजर डाल लेते हैं। दरअसल सवाल कुछ इस तरह से है कि क्या हरियाणा का निकाय चुनाव 2024 का सेमीफाइनल्स माना जाए, क्योंकि जो परिणाम आने वाले हैं वो काफी कुछ स्थिति को स्पष्ट करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। क्या निकाय चुनाव के नतीजे राजनीतिक दलों की स्थिति को स्पष्ट करेंगे? क्या निकाय चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक उथल पुथल होगी तेज? ये भी एक अहम सवाल है और इनसे आसपास जो लगते सवाल है उन्हीं विषयों पर भी चर्चा करेंगे। अपने खास मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी उनकी इस बारे में क्या सोचती है और आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं हरियाणा में, उनकी क्या कोई तस्वीर यहाँ से शुरुआत उसकी मानी जाएगी या क्या आगे की परिस्थितियाँ रह सकती हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है वो ठीक ठाक रहा है। इस बार लोगों में उत्साह भी देखा गया, निकाय चुनावों को लेकर लोगों ने वोट दिए हैं, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। और बातचीत का दौर शुरू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। फिलहाल वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। कृष्ण कुटेल जी INLD के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। पहला सवाल कुटेल साहब आपसे मेरा ये रहेगा कि जो वोटिंग हुई काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई है, 70% से ऊपर की वोटिंग हुई है और अच्छी वोटिंग होना एक अच्छे परिणाम की ओर इशारा करता है। ये एक अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, पार्टी के लिए कितना लाभदायक इसे देखते हैं आप? देखिए, 70% वोटिंग जो है कि एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है और लोकतंत्र के प्रति जो है कि जनता का जो है कि उत्साह इस वोटिंग के अंदर जो है कि वो देखने को मिला है। बड़ी बम्पर वोटिंग जो है कि जनता के द्वारा की गई है और निश्चित तौर पर जैसा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर जो है कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है और चुनाव बड़े अच्छे तरीके से जो है कि वो लड़ रही थी और कल जैसे ही रिजल्ट आएंगे तो पूर्ण तौर पर जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष के अंदर जो है कि ये चुनाव रहेगा। जी वेद प्रकाश जी, थोड़ा टफ होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कौन कैंडिडेट जीतने वाले हैं, किनको समर्थन है, कुछ स्पष्ट नहीं है, तो परिणाम का इंतजार रहेगा, किनको समर्थन देना है किनको नहीं। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है वेद प्रकाश विद्रोही जी तक। एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से बात नहीं हो पाई। हालांकि जो इस बार के चुनाव परिणाम है, निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कुछ इशारा करता है, इसके कई मायने निकाले जाते हैं। लेकिन अभी इन चुनावों में इसकी क्या संभावनाएं रहने वाली हैं? चूँकि निकाय चुनाव में जैसे बीजेपी और जेजेपी ने गठबंधन में ये चुनाव लड़ा, उसके बाद कांग्रेस जो कि सिंबल अपना नहीं लेकर आई इस चुनाव में, और चूंकि राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लगी रही और उसके बाद हालांकि वहाँ भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन ये INLD, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी सभी के लिए इन चुनावों में काफ़ी कुछ बड़ा देखा जा रहा है कि संभावनाएं तलाश रही है पार्टियाँ। लेकिन ये संभावनाएं कल स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या हरियाणा का ये निकाय चुनाव 2024 का सेमीफाइनल्स माना जाए। चूँकि ये जो चुनाव हुए हैं बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार तो नहीं हुआ, लेकिन बड़े चेहरे ज़रूर उतरे हैं। और दीप कमल सारण हमारे जेजेपी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं साथ में। दीप कमल, 70% से ज़्यादा की वोटिंग हुई, लोकतंत्र के लिए अच्छा है, राजनीतिक दलों के लिए कितना बेहतर साबित होगा ये, और क्या 2024 की कुछ झलकियां इसमें दिखाई दे रही हैं? नहीं, देखिए,
आशीष, 70% वोटिंग लोकल बॉडीज के इलेक्शन में ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि पिछले जो इससे पहले 2016 में जो चुनाव हुए थे लोकल बॉडीज के इन्हीं सब जगहों पर, तो तब लगभग 80% वोट पड़े थे। लेकिन इस बार कुछ जगहों पर जहां पर वोटिंग कम हुई है, वहां पे जो नए उभरने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी सी कई बार चिंता की बात होती है कि अगर लोगों में कोई परिवर्तन की चाह या कोई ऐसा जोश नहीं है कि हमें नए लोगों को मौका देना है, कुछ बदलाव लाना है, तो फिर वोटिंग कम हो जाती है। ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता हो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से और सब जगहों पर 15 दिन का 10 दिन का जो कैंपेन था वो अच्छे से चला, और हमने ये भी देखा कि लोगों ने कितनी जागरूकता के साथ अपने जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको किस तरीके से उन्होंने सवालों में घेरा और लोग आपस में पूरी खींचतान करते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं खूबी जरूर है हमारे लोकतंत्र की कि जहां पर जो बड़े नेता थे, जो जिनका स्थानीय निकाय स्तर नहीं है, जो उनसे थोड़े ऊपर स्तर के नेता हैं, उनको भी अपनी मशक्कत करनी पड़ी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको भी बार बार लोगों के बीच में जाना पड़ा, तनातनी भी हुई, जैसा कि हम विधानसभा के चुनाव में आमतौर पर देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महत्व दिखाता है कि जो लोकल बॉडीज हैं उनको सरकारों ने धीरे धीरे मजबूत किया है। जो अब चेयरमैन और जो मेयर बनते हैं नगर निगम में, उनके पास अधिकार काफी ज्यादा है, बजट काफी उनके हाथ में होता है, और जो सेंटर की जो योजनाएं आती हैं जिनके अंदर सैकड़ों करोड़ रुपया एक एक शहर के लिए आ जाता है, उनके अधिकार कहीं ना कहीं लोकल बॉडीज के पास पहले से ज्यादा हुए हैं। लोगों को इनका महत्व पता चला है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ चंडीगढ़ में बैठी हुई सरकार ने या किसी विभाग के मंत्री या विधायकों ने तय कर दिया, और जो किसी शहर के मान लीजिए जींद, हिसार, कैथल के जो पार्षद हैं या चेयरमैन हैं, उनको बस फॉलो करना है, उनकी निगरानी करनी है, ऐसा नहीं है। तो ये जो स्थिति बनी है कि अब उनके हाथ में अच्छा खासा बजट केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से आता है, तो ये उनको मजबूती दे रहा है, और वहां पर बड़े चेहरे, अच्छे चेहरे निकल कर आ रहे हैं। जो एक नया बदलाव पिछले 2-3 साल में हुआ है, राज्य सरकार ने खास तौर पर किया है कि चेयरमैन का चुनाव अब लोग सीधा वोट डालकर कर रहे हैं, सीधे वोट डालते हैं और चेयरमैन बनाते हैं। पहले पार्षद बनाते थे और पार्षद मिलकर फिर तय करते थे कि चेयरमैन उनका कौन बनेगा। ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पार्षद बाद में खरीद फरोख्त और कहीं ना कहीं दल बदलने या ग्रुप बनाने और उनमें उलझ जाते थे, बड़ी बड़ी पारदर्शिता एक तरह से बढ़ गई है, अब सीधा लोग चुनेंगे, ये एक अच्छी बात है। लोकतंत्र देखिए मजबूत होना चाहिए। देखो, चूंकि लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, हमारे चुनावी व्यवस्था और लोगों के लिए पारदर्शिता उतनी बेहतर होगी। आपने जिक्र किया कि ठीक है, बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं है, तो क्योंकि एक लोकल लोग खुद सीधे तौर पर इसमें जुड़े होते हैं और उनके सीधे मुद्दों को जिन नेताओं के सामने वो उठाना चाहते हैं, जिनसे ये उम्मीद होती है कि वो काम करेंगे, वो उनका सीधा जुड़ाव होता है। कहीं ना कहीं वो आते जाते या रास्ते में कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात भी होती रहती है, तो इसलिए भी लोगों में उत्साह इस बात को लेकर बेहतर होता है। कई बार MP या MLA के चुनाव में इतनी बातें नहीं लोग बाग सोचते हैं, वो मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन एक चीज़ दीपकमल, जो कि महत्वाकांक्षाएं निचले स्तर पर चुनाव लड़ने की कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा होती है, जननायक जनता पार्टी में भी इस बार देखने को मिले। बहुत सारे कार्यकर्ता मायूस हुए जो कि चुनाव लड़ना चाहते थे, महत्वाकांक्षा, क्योंकि अब बाद में गठबंधन हो गया। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो जीतेंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर परिणाम पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं कहीं पर, तो क्या छिटकने का डर रहेगा ऐसे कार्यकर्ताओं का जो कि जीत की महत्वाकांक्षा से चुनाव लड़ रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो चुनाव एक बार लड़ लेता है पार्टी की तरफ से, उसका पार्टी के साथ जो संबंध है वो मजबूत ही हो जाता है, चाहे वो जीते या हारे। अगर किसी स्तर पर कुछ लोकल नेताओं ने उसकी मदद ना की हो, तब कोई एक कारण बन सकता है कुछ जगह पे, जो कि फिलहाल हमारे यहाँ तो कम से कम पिछले 1 महीने में हमारे पास तो कोई ऐसी शिकायत आई नहीं कि कोई स्थानीय नेता हमारी पार्टी का उनकी मदद नहीं कर रहा हो किसी उम्मीदवार की। तो वो चीज तो मुझे नहीं लगती यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है। दूसरी बात ये है कि हमारी 4 जो नगर परिषद की सीटें हैं और 4 नगर पालिका की, जिन पर हम सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, बस 24 घंटे और आशीष, कल दोपहर बाद मैं आपको खुशी के साथ बताऊंगा कि हम 4 में से 3 या 4 नगर परिषद जीत गए हैं। आप खुद बताएंगे, ये नतीजे बताएंगे हमारे सामने, और नगर पालिका में भी इसी तरीके का अच्छा प्रदर्शन रहेगा हमारे उम्मीदवारों का, पूरा हमें भरोसा है। और बाकी जगहों पर भी जहां हमारा समर्थन था, जहां खुलकर हमारे नेता गए, हम उन्हीं के बारे में कहेंगे। जहां हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, जहां दिग्विजय जी गए हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी गए हैं, और हमारे विधायक जहां जहां गए हैं किसी के पक्ष में, वो क्या प्रदर्शन करते हैं, हमें पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं कि शहरों में हमारी अच्छी मौजूदगी रहेगी। जो लोग बार बार पहले कहते रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी गांवों में ज्यादा पार्टी रही है, ज्यादा मजबूती गांवों में है, हमारी शुरुआत अब इस निकाय चुनाव से आप शहरों में देखेंगे।
और बड़े ग्राउंड के लेवल पर हमारे कार्यकर्ताओं ने डटकर काम किया है। कोई भी ऐसी स्थिति जो आप कह रहे हैं कि कोई नाराज निराश हो जाएगा हारने जीतने पर या कुछ भी ऐसा, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं कि पिछले 15-20 दिनों में पार्टी में इंटरनल लेवल पर, अंदर पार्टी के भीतर कोई भी एक भी वाकया ऐसा मुझे याद नहीं आता जब किसी उम्मीदवार ने ये कहा हो कि फला पदाधिकारी पार्टी का हमारे साथ सक्रिय नहीं है या वोट मांगने नहीं आ रहा है या किसी और के साथ काम कर रहा है। जेजेपी के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2024 को लेकर दीपकमल क्या पार्टी आपकी राय रखती है, क्योंकि ये जो चुनाव परिणाम होंगे काफी कुछ स्थितियां स्पष्ट होंगी। हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदेश के या राष्ट्रीय मुद्दे उतने नहीं होते जितने स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन वोटर्स वही होते हैं, प्रक्रिया भी वही होती है, कैंडिडेट्स बदल जाते हैं, पार्टी की स्ट्रैटेजी बदल जाती है। तो ये परिणाम कितना प्रभाव डालेंगे 2024 के लिए? देखिए, एक तो 2024 अभी लगभग जो विधानसभा का चुनाव है 2.25 साल 2.5 साल दूर है, और दूसरा उसके साथ साथ ये कि अलग ही स्तर हो जाता है। विधानसभा का जो चुनाव होता है उसका लेवल, उसके नेता, उसके मुद्दे, उसकी जो बोझ है पार्टियों के ऊपर, वो बिल्कुल अलग लेवल का होता है। यहाँ पर तो जो निकाय चुनाव है वहां पर तो आपको ऐसे उम्मीदवार मिलेंगे, मतलब कुछ एक जो विधायकों के बेटे या उनके पुत्रवधू या उनका कोई भाई अगर कहीं लड़ रहा हो, उसके अलावा आपको जो नाम है, चाहे वो जीतने वाले हों चाहे चुनाव लड़ने वाले हों, वो आपको ऐसा दिखेगा कि वो राजनीति में कहीं थे ही नहीं। क्योंकि प्रदेश की हम राजनीति लोकसभा और विधानसभा की बात करते हैं, उनका उनसे कोई वास्ता आमतौर पर होता नहीं है। ये पहली सीढ़ी कहीं पर हो सकती है, लेकिन ऐसा भी बहुत कम होता है कि कोई नगर परिषद का चेयरमैन बन के या जिला परिषद का चेयरमैन बन के और फिर विधायक बने, ऐसा बहुत मतलब कुछ ही मामलों में होता है। ज्यादातर लोग जो निकाय की या लोकल बॉडीज की या जिला परिषद की राजनीति करते हैं वो उसी स्तर में, उसी क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, और विधायक के लिए तो एकदम से नए चेहरे आ जाते हैं, एकदम से कुछ उनसे भी कोई छोटे स्तर का जो कार्यकर्ता हो उसको टिकट मिल जाती है, क्योंकि गिनी चुनी 90 सीटें होती हैं, 90 टिकटें होती हैं, और पार्टी के लिए पैरामीटर्स अलग हो जाते हैं, चाहे वो जातिगत रूप से हो, चाहे सामने उम्मीदवार दूसरी पार्टी का क्या आ रहा है, अलग अलग स्टेप बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। यहाँ पे हमें सिर्फ उस क्षेत्र को, उस शहर को खुश करने वाली बात है कि वहां के लोग खुश रहें, वहां के लोग पार्टी के साथ अच्छा महसूस करें और वहां पे काम हो। लेकिन विधानसभा के चुनाव में उस क्षेत्र से ज्यादा महत्व चंडीगढ़ हो जाता है, विधानसभा हो जाता है, कि वहां पर संख्या चाहिए, वहां पर जीतने वाले विधायक बनकर आए, ये हर एक पार्टी की प्राथमिकता बन जाती है। तो वो एक पूरा डायनेमिक्स चेंज हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इस बात का। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक चीज बता सकता हूं कि ये तो बहुत दूर 2.5 साल पहले की बात हो रही है। 2019 में जो अप्रैल मई में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 79 जगहों पर उन्होंने जीत हासिल की थी, बढ़त हासिल की थी, 90 में से 79। और 4 महीने बाद जब अक्टूबर में चुनाव हुए तो वो घटकर 40 रह गई। हमारी पार्टी सिर्फ एक जगह पर बढ़त ली थी, नारनौंद में, हमारी सीटें बढ़कर 10 हो गई, और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 10 जगहों पर बढ़त ली थी, उनकी सीटें बढ़कर 31 हो गई। तो ये 4 महीने में ही पूरा आसमान से जमीन वाला किसी के लिए सफर हो गया। भारतीय जनता पार्टी की तो आधी हो गई, मतलब 80 में से घटकर 40 रह गई सीधी, और हमारी 1 से बढ़कर 10 हो गई। तो विधानसभा और लोकसभा 4 महीने में इतना अंतर हो जाता है। ये तो 2 साल में तो आजकल चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं। बिल्कुल, और चूंकि जो मुद्दे होते हैं उनसे भी प्रभाव पड़ता है, और फिर चुनाव को लेकर जब माहौल बनता है तो उस माहौल का लोगों पर कितना असर पड़ता है, उस वक्त के तात्कालिक जो मुद्दे होते हैं, कई बार जो वोटर्स होते हैं वो उन पर भी ध्यान देते हैं। हमारे साथ और भी प्रवक्ता जुड़ गए। भूपेंद्र सिंह गहरावत साहब हमारे साथ बीजेपी से, सर बहुत स्वागत है आपका। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। और मनोज राठी जी आम आदमी पार्टी से जुड़ गए, सर बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, शुरुआत में कनेक्शन आपसे जुड़ नहीं पाया, इसलिए सवाल हो नहीं पाए, लेकिन अब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, कितने एक्साइटेड हैं, जोश कैसा है सर पार्टी का भी? देखिए, ये लोगों ने इस चुनाव को एक उत्सव की तरह मनाया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि किसी किस्म की कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, और सब लोगों ने मिलजुल कर भाईचारे में इस चुनाव को लड़ा है। और जो भी चुनाव के नतीजे आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आएंगे, और जो जेजेपी पार्टी हमारी साझी पार्टी है उसके भी हक में आएंगे।
एक आध सीट कोई इनेलो को आ सकती है, एक आध कोई इंडिपेंडेंट को भी जा सकती है, नहीं तो 95% सीटें जो हैं वो बीजेपी और जज्बा का जो गठबंधन है उसके खाते में आएंगी। और ये मैं आप लोगों को पहले ही आपको शुभकामनाएं, आपके चैनल को, अपने पार्टी की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इन मुद्दों को जैसे उठाया और हमने भी डिबेट में जैसे लोगों से प्रार्थना की, उसका सारा असर लोगों पर पड़ा है और लोगों ने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और जसपा को चुनने का काम किया है। क्योंकि जो भी सरकार स्टेट में होती है उसी के नीचे भी अगर सरकार बनती है तो उसमें विकास के ज़्यादा अवसर पैदा हो जाते हैं और जितनी समस्याएं होती हैं वो सारी की सारी वो दूर हो जाती हैं। हमारा जो संकल्प पत्र था उसको लोगों ने पसंद किया है और उस संकल्प पत्र के आधार पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने के लिए वोटिंग किया है। जी ठीक है, कल का दिन का इंतजार रहेगा सर, और फिर उस पर आपको भी जोड़ेंगे और प्रतिक्रिया ज़रूर लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता वेद प्रकाश जी भी हैं। वेद प्रकाश जी, थोड़ा मुश्किल होगा लोगों को चुनना, जो जीत रहे हैं या जो हार रहे हैं पहले से चिन्हित हैं, या फिर रिजल्ट के बाद ही तय किया जाएगा कि कौन कांग्रेस के समर्थन में और कौन नहीं? देखिए, हम कोई चुनाव चिन्ह पर तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं भाजपा की तरह कोई लंबा चौड़ा दावा करने की स्थिति में हूँ नहीं जी। और वैसे भी एक दिन पहले 12 घंटे ही बचे हैं मतदान में ना, मतगणना में जी। दावा करना बेमानी है। जो कुछ होगा कल जनता का जन समर्थन किसको मिलेगा वो सामने आ जाएगा। हमारे कार्यकर्ता हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं एक लड़ रहा है, कहीं 2 भी लड़ रहे हैं, कहीं 3 भी लड़ रहे हैं एक ही सीट पर। अब देखो कौन जीतता है कौन हारता है ये तो वक्त बताएगा। परंतु जहां तक मेरा मत है, पिछले निकाय की तुलना में इस बार लोगों में उत्साह कम रहा है। 10% वोट कम पड़ी है पिछले वर्ष की तुलना में। हमारे यहाँ जो बावल नगर पालिका है वो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटिंग पड़ी है, 84%। पर वहां भी पिछले बार की तुलना में 5% वोट कम पड़ी है। तो सभी राजनीतिक दलों को ये भी चिंता करनी चाहिए कि जहां सबसे ज्यादा मतदान होता है, जो ये पंचायत और नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव होता है, एक वार्ड से 5-5, 10-10 उम्मीदवार होते हैं, सभी लोग अपनी वोट निकालते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद भी कम मतदान क्यों हुआ, ये एक सभी के लिए एक विश्लेषण का विषय है और इसका विश्लेषण चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। जहां तक परिणामों का अनुमान है, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। अभी मेरे साथी भूपेंद्र गहलोत जी पुराने मित्र हैं मेरे, बड़ी लंबी चौड़ी आंक रहे थे कि 95% सीटें हमारे पास आएंगी। अरे भैया, 2019 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद 2 नगर निगमों, 1 नगर परिषद और कई नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे। हाँ। आप उनका ही रिजल्ट देख लो, आपके 4 जीते थे। हाँ। और मैं आपको बताऊं, दक्षिणी हरियाणा में ही 5 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, हमारे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव में। उन 5 सीटों में से अगर 1 सीट भी भाजपा की आ गई, जैसा मेरे को रिपोर्ट्स मिली, हो सकता है मैं गलत हूँ, हाँ, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो ये स्थानीय चुनाव हैं, इन स्थानीय चुनावों में मतदाता का क्या रुख होगा, किस दल के जो समर्थक थे उन्होंने वोट नहीं डाली, क्यों बेरुखी रही, वो भी परिणाम पर प्रभावित करेगा। अब ये तो विश्लेषण तो कल ही हो सकेगा, उससे पहले किसी तरह का विश्लेषण बेमानी मैं समझता हूँ। बिल्कुल, मैं सर इस बात को बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा वेद प्रकाश जी, जितनी स्पष्टता से कांग्रेस के आप प्रवक्ता होने के नाते बात रखते हैं, अमूमन ऐसे प्रवक्ता कांग्रेस से आते नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत साफगोई से बात करते हैं और लोग शायद इसीलिए आपको सुनना पसंद करते हैं। और भी हमारे साथ प्रवक्ता मनोज राठी जी भी हैं आम आदमी पार्टी से। मनोज जी, जो बातें अभी चल रही हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी का तो टारगेट सत्ता है अभी फिलहाल की, सत्ता किसी तरह से मिले तो लोगों को हम काम करके दिखाएं, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में, ये आम आदमी पार्टी का दावा रहता है। लेकिन सर अभी वोटिंग हुई है, रिजल्ट आने बाकी है, उससे पहले ही पार्टी छोड़कर या पार्टी के खिलाफ आपके कैंडिडेट जाने लग रहे हैं। समालखा से एक मामला सामने आया था जिसमें भरत सिंह छोकर ने आज़ाद उम्मीदवार संजय बेनीवाल को समर्थन दे दिया। परिणाम तक क्या स्थिति होगी सर? आपकी सर ऑडियो म्यूट है आपकी। राठी साहब, ऑडियो आप वहां से अनम्यूट करेंगे तो हम सुन पाएंगे आपको।
जी लगता है किसी परेशानी की वजह से आवाज़ नहीं आ पा रही राठी साहब की। राठी साहब फिर आएंगे, अब इस तकनीकी परेशानी को ठीक कर लें, क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कत आ जाती है ऑडियो की। लेकिन कृष्ण कुटेल जी जो बात कह रहे थे, क्योंकि ऑडियो उस वक्त उनका चला गया था, बात पूरी हो नहीं पाई थी। कुटेल साहब, बहुत उम्मीदें हैं निकाय चुनाव से, चूँकि विधानसभा चुनाव में फिर उपचुनाव में एक ही सीट आपकी रही, उस वक्त भी वही परिणाम, इस वक्त भी वही परिणाम। इन निकाय चुनाव में कुछ हरियाली आने की उम्मीद है? देखिए, ऐसे है, अभी तमाम बातें जो है कि गर्म में है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता ने जो है कि दोबारा फिर इंडियन नेशनल लोक दल पे जो है कि अपना विश्वास जिताने का काम किया है। हाँ। और उपचुनाव के अंदर भी जो है कि हमारा परिणाम जो है कि वो बेहतर रहा है, और लोगों ने जो है कि वहां पर जो है कि इंडियन नेशनल लोक दल को जो है कि वो पसंद किया है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी जो है कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर आधारित है। जैसे कि आज बुढ़ापा पेंशन जो बुजुर्गों को जो मान सम्मान जो मिल रहा है, ये चौधरी देवीलाल जी की देन है। अगर मान ले हम किसी भी पार्टिकुलर कास्ट की बात करें, या हम अनुसूचित जाति की बात करें, या बैकवर्ड कम्युनिटी की बात करें, आज जो चौपाले जो है कि जिनके अंदर बैठ कर के लोग अपनी बात जो है कि वो रखते हैं और वार्तालाप करते हैं, जो दुख सुख की बात जो है कि बांटने का काम करते हैं, तो ये जो देन है ये चौधरी देवीलाल जी की देन है। क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का आज 21 जून 1977 को जो है कि पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, सरकार को बनाया था। और ठीक है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ताऊ देवीलाल के अनुसरण करने वाले हरियाणा ही नहीं पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनकी विरासत के दावेदार एक नहीं दो हैं सर। नहीं, विरासत के दावेदार जो है कि वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, और क्योंकि उनकी विरासत के हकदार जो है कि वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, और ओम प्रकाश चौटाला जी को जो आशीर्वाद है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को है। अगर मान ले आप दूसरे लोगों की जो बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है को याद नहीं आते। हाँ। उनके दादा है, उनके दादा तो जो है कि और किसी दूसरे को जो है कि वो दादा कहते हैं। और अभी जो पिछले दिनों के अंदर जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है कि जिनके द्वारा जो है कि हरियाणा को सिंचित किया गया, और जिनके द्वारा जो है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है कि इंडियन नेशनल लोक दल जो चौधरी देवीलाल जी का जो पौधा लगाया हुआ था उसको सिंचित करने का काम किया है। तो लेकिन इसको जो है कि कुछ लोगों ने जो है कि इसको तोड़ने का काम किया है। और जो है कि निश्चित तौर पर जो है कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है कि वो अंदर गए, और जो सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं, तो लेकिन उनको अपना दादा याद नहीं आया, कोई किसी प्रकार का एजिटेशन, कोई प्रदर्शन, और अपनी बात जो है कि सरकार तक पहुंचाने का कोई भी काम किसी प्रकार का नहीं है। तो आज निश्चित तौर पर जो है कि चौधरी देवीलाल जी की जो विरासत है वो एक विषय थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने जिक्र किया है तो मैं अपना, चूंकि जो अब तक इनपुट्स मिलते रहे, ये कोर्ट का मामला है सर, इसमें आप एजिटेशन करके भी क्या कर सकते हैं? कोर्ट ने फैसला सुना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। संवेदनाएं एक तरफ हो सकती हैं, संवेदनाएं एक तरफ हो सकती हैं, लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। अपंगता के होते हुए और बुजुर्गी की हालात में होते हुए, तो लेकिन ये दायित्व बनता है कि उसको जो है कि कंसेशन मिल करके जो है कि उसको वो किया जाए। लेकिन ना तो उसकी बुजुर्गी के हालात को देख करके, ना अपंगता को देख करके जो है कि कोई किसी प्रकार का भी काम किया गया है। तो लेकिन एक मैं आपकी इस बात से सहमत हूं सर, लेकिन जो आप दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोर्ट के आदेश, दादाजी के लिए संज्ञान नहीं लिया गया, वो बात थोड़ी सी यहाँ पर दूसरी बात ये है कि अगर मान ले किसी परिवार के अंदर कोई दुख दर्द होता है, तो लेकिन दर्द तो जो है कि उनको भी लगना चाहिए ना। और हमें ऐसा लग रहा है कि जो लोग जो है कि आज इंडियन नेशनल लोक दल को गलत बताते हैं, उसी से निकल करके आए, और सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं और उसी की पैदाइश है, वहीं से पैदा हुए हैं, उसी परिवार से पैदा हुए हैं, और आज कहते हैं कि भाई हम सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग जानते हैं, और वो भ्रमित होकर के कुछ भ्रमित किया गया, और उस भ्रम के अंदर जो है कि लोगों ने जो है कि सत्ता संभालने का काम किया। लेकिन अब निश्चित तौर पर जो है कि जनता वो जान चुकी है, और जो है कि मुझे लगता है कुटेल साहब आप चूंकि थोड़ा भावुक हो गए, ये विषय है, ठीक है, भावनाओं का विषय है ये, मैं इसमें आपकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन कुछ एक बातें जो आपने कही हैं, दीप कमल उसका जवाब जरूर देंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं, ठीक है, परिवार का, देखिए परिवार का विषय एक अलग है, ये राजनीतिक परिवार है, इसलिए सवाल जवाब भी होते हैं, लेकिन पारिवारिक विषयों पर सवाल जवाब होने नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि ये राजनीति से परिवार आता है, हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के विकास में इस परिवार का बहुत योगदान है, तो इसलिए चर्चा सामान्य लोगों के लिए ये इंटरेस्ट का एक रुचि का विषय बन जाती है। और इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो है कि जो हम देख रहे हैं कि जब से
सत्ता के अंदर बीजेपी जो आई है और बीजेपी ने जो है कि प्रत्येक स्टेट के अंदर जो है कि परिवार को विखंडित करने का काम किया है। हरियाणा के अंदर भी जो है कि वो परिवार विखंडित हुआ है। और बीजेपी तो दावा ही करती है कि परिवारवाद को खत्म करना है। बीजेपी तो दावा इसी बात का करती है सर। परिवार में एक उनका तो मैनिफेस्टो में रहता है सर, उनके तो नारे होते हैं। देखिए आज नीतीश कुमार जी के द्वारा आपने पुष्टि कर दी इस बात की। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के द्वारा सरकार को बढ़ाया गया। बीजेपी ने जो है कि आज नीतीश कुमार को भी जो है कि बाईपास करने का काम कर रही है। भूपेंद्र जी के पास भी चलेंगे। हाँ, और बात ठीक है। दूसरा जो है कि वहां पर लालू प्रसाद यादव को जो विखंडित करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी विखंडित करने का काम किया है। तो ये जो है कि जातियों में बांट करके आपस में लड़ा करके जो है कि सत्ता को अपने हाथ के अंदर ले रहे हैं। आप राजस्थान की बात ले, मीणा और गुजरों के अंदर जो है कि लड़ाई है। आज गुजरात के अंदर ले पाटीदार और पटेलों के अंदर लड़ाई है। आज महाराष्ट्र के अंदर इन सब की वजह बीजेपी को मानते हैं। हाँ, बीजेपी है इसके अंदर जो है कि जो आज मान ले जो लड़ाई का जो काम कर रही है। सर देखिए मेरी उम्र उतनी नहीं है, लेकिन जो पढ़ने के बाद या आप जैसे महानुभावों के साथ बैठने के बाद जो जानकारी मिली, मुझे बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ तो उस समय से ये युद्ध है, ये लड़ाई है, ये द्वंद्व है। 35 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन पहले मैंने जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखा है। लेकिन अब जब से बीजेपी सरकार यहाँ पर आई है तो लेकिन वो देश को तोड़ने का काम कर रही है। आज देखो जय जवान। सर, विपक्षी दल के नाते अगर आप ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल आपका स्वाभाविक है कहना। भूपेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर चलते हैं उनके पास। हाँ, देखिए जब हम पढ़ते थे और हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते थे। आज जय जवान जय किसान लेकिन आज कहाँ है? ठीक है ना, आज नहीं है। और ना जवान है ना किसान है। और बिल्कुल जो है कि जो किसान है बहुत परेशान है। दोनों ही जो है कि वो परेशान है। गरीब का ना रहेगा निशान और जय हो भारत मान। यानी आज बीजेपी ने जो है कि आज किसान को भी कुचलने का काम किया और नौजवानों को जो है कि आज जो है कि बड़े पैमाने पे जो अग्निपथ योजना जो लेकर के आई है तो उसके अंदर भी जो है कि आज हमारा युवा जो है वो संघर्ष की राह पर है। ठीक है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रैक आपका आउट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सब भावनाएं हैं, अब रखना जरूरी है लोगों के सामने। ये भी भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। देखिए, जो हमारे लोकदल के प्रवक्ताओं ने जो बात की, कुछ पॉइंट पे तो जेजेपी के जो प्रवक्ता है वो ज्यादा बता पाएंगे। हाँ। लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के राज आने के बाद ये सारा काम हुआ है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ना तो आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी जो जेल गए उसमें बीजेपी का कोई हाथ है। जो उन पे पहला केस बना था वो उन्हीं की सरकार में जो IAS ऑफिसर था उसने केस किया था और वो केस सारा हारता चला गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन कर दी कि इसकी इंक्वायरी मेरे सुपरविजन में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में CBI करेगी। और उन्होंने वो इंक्वायरी की जब हमारा राज नहीं था, जब तो इनका खुद का राज था, उसके बाद कांग्रेस का राज भी रहा। तो हमारा तो बीजेपी का उससे कोई वास्ता नहीं था। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। CBI ने सारा हुआ, कोर्ट में आया तो कोर्ट ने सजा कर दी। तो ये मामला ये कहना है कि ये सारी बातें बीजेपी के उसमें हुई। फिर मैं कांग्रेस की बात ले लूं, जो आजकल कांग्रेस ज्यादा प्रदर्शन करती है, ज्यादा ड्रामा करती है, उसका केस भी कांग्रेस का जब राज था तभी हुआ था। 2012 में सुब्रमण्य स्वामी जी ने याचिका लगाई थी, जब तो बीजेपी का राज नहीं था, कांग्रेस का राज था। और 2015 में जब उनकी जमानत हुई, आशीष जी 16 में चर्चा हो रही है, राजनीति पर चर्चा करवा रहे हैं आप। जी बिल्कुल सर। देखिए जवाब एक विषय उठा दिया, अब हर प्रवक्ता चाहेगा उस पर जवाब लेना। मैं उसी विषय पर आ रहा था कि हम निकाय चुनावों को लेकर चर्चा करेंगे। आपकी सर आवाज चली गई थी बीच में। जी देखिए, एक मिनट विद्रोही जी, एक मिनट। जो जैसा एलिगेशन लगाए जवाब तो मैं उसी का दूंगा ना। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ये सब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कहा चौटाला जी को जेल हुई, वो तो उनके राज में हुई। और कांग्रेस का जो सिस्टम है, अब देखिए सारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और नाम ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है सर। क्या जो आदमी चोरी करेगा उसकी इंक्वायरी नहीं होगी? ये धरना प्रदर्शन करते हैं, फिजूल की बात करते हैं। मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है
कि किसी करप्ट आदमी से इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो आरोपित है और लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे भूपेंद्र जी आगे कभी, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन निकाय चुनाव पे जो चर्चा चल रही है बिल्कुल वापस उसी पर लौटते हैं। मैं अभी निकाय पे आ जाता हूँ। हाँ जी, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी है उन्होंने मेरे कहा कि ये बड़ी बड़ी हाँक रहे थे। भैया जिनके पास कुछ होता है वो तो हाँक भी सकते हैं, जिनके पास कुछ होता ही नहीं वो हाँकेंगे कहाँ से। जब तुम रण छोड़ के भाग गए नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में, जब तुम भाग गए चुनाव छोड़ के, तो फिर तुम हाँकोगे कहाँ से? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तुम ना तो आज बीजेपी ही सरकार है और बीजेपी ही विपक्ष है, तुम्हारा कहीं कोई जनाधार नहीं रहा और सारे लोगों के लाइन लगी हुई है। 60 साल में जितनी चोरी और करप्शन की है वो सारे तुम्हारे उभर के सामने आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग जेल में जाएंगे। और मैं कांग्रेस की खास तौर पर बात कर दूं, कांग्रेस तो इसी मंथन में लगी हुई है कि अब कुलदीप को बाहर करते या अब किसको किरण का करें या किसको करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किरण का नाम ले रहे हैं और किरण वाले दूसरे लोग जो हैं वो भूपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं। आप एक बात बताइए, राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया कि जो लोग वहां ट्रेनिंग पे गए थे उन्होंने तो राय ठीक दे दी। तो ट्रेनिंग पे 3 लोग नहीं गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ट्रेनिंग पे नहीं गए थे, किरण चौधरी नहीं गई थी, कुलदीप बिश्नोई नहीं गए थे। तो ये उससे कुछ शंका जाहिर कर रहे, हो सकता है हुड्डा ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी हो, ऐसा भी तो संभव है क्योंकि उनको तजर्बा ही नहीं। एक बार तो वो खाली ही रख के आ गए थे, किसी को वोट ही नहीं दिया था। एक बार उनका बेटा चुनाव में लड़ रहा था तो दूसरे आदमी को उन्होंने खड़ा नहीं होने दिया था, वो आराम से जीत गया था, तब वोट नहीं डाली। ये सारा अपनी लड़ाई को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आप नाम लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने घर को संभालिए, घर को संभालिए, हमारे ऊपर आरोप मत लगाइए। घर तो आपका काबू में नहीं है, जगह जगह से आपकी खीरें बटी हुई हैं। आप चाहते हो कि जो राष्ट्रीय स्तर का आपका नेतृत्व है उसको खत्म करना चाह रहे हो, आप तेजस्वी ग्रुप को लेकर चल रहे हो। जो उनके जितने भी उनके हितैषी हैं सबको आप बारी से बाहर निकालने का काम कर रहे हो। ना तो मैंने बीजेपी पर कोई आरोप लगाया, ना मैंने बीजेपी की चर्चा की, फिर ये व्यर्थ की चर्चा हमारे नाम। मैं आऊंगा विद्रोही साहब, मैं आऊंगा आपके पास, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। नहीं, आपने जब शुरुआत में जो कहा कि वो बड़े बड़े दावे, उसका उस बात को लेकर गहलोत साहब शायद जवाब दे रहे हैं। मैं आऊंगा विद्रोही जी आपके पास। एक छोटा सा रिएक्शन सर, मैं विद्रोही जी एक छोटा सा रिएक्शन मनोज राठी जी से ले लूंगा क्योंकि ऑडियो चला गया था, उनका बात नहीं हो पाई थी। फिर मैं आपके पास आता हूं, अपना विस्तार से अपनी बात कहिएगा। मनोज राठी जी, सवाल मेरा वही है कि एक संगठन को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में, निकाय चुनाव से आपकी शुरुआत हो रही है, इलेक्शन में आप लोग पदार्पण करें साउंड बोर्ड के तौर पर, लेकिन अभी पार्टी के ही आपके उम्मीदवार भरत सिंह छोकर साहब जो कि आजाद उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, अभी से संगठन में इस तरह की चीजें परिणामों तक और उसके बाद क्या स्थिति होगी, इसके बारे में क्या विचार कर रहा है संगठन? ऐसे है, नए संगठन में ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। आम आदमी पुराने में भी हो जाता है सर जी। मैं आपको बताऊं कि कुछ पार्टियां जो हैं वो खलबली मचाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है ना भाई आम आदमी पार्टी आने लग रही है। इस प्रकार पंजाब में आई, बीजेपी का खाता ही नहीं खुला, कांग्रेस की हालत आपने देखी वहां, इसलिए यहाँ ये अड़बाद करने के चक्कर में है। परंतु हरियाणा की जनता ने मन बना लिया जी, 35 सीट देगी जी, 35 सीट नगर निगम में, नगर परिषद में और पालिका में। इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, इस बार वोटिंग कम हुई है। जब भी वोटिंग कम होती है सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होता है और सत्ताधारी पार्टी ही जिम्मेवार होती है जी वोटिंग कम होने की। मैं आपको ये बताऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, उनसे पूछो वोटिंग कम क्यों हुई, क्या कारण रहा। मैं बताऊंगा इसका कारण इनका भ्रष्टाचार। आज पूरे प्रदेश में पता है, हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी के अंदर सभी के सभी नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए लोगों का मन चुनाव में वो जाने का। आप जगह जगह जाके पूछोगे तो लोग बताएंगे कि ये बीजेपी वाले भाई जीतेगा तो कोई, लेकिन ये अपनी तरफ मिला लेंगे उसको। आपने इसका ताजा उदाहरण चंडीगढ़ में देखा होगा, सबसे बड़ी पार्टी बन के आई आम आदमी पार्टी, वहां भी ये बोल रहे थे इनकी सीटें आएंगी 2-3, लेकिन वहां हमारी 14 सीटें आई और 14 सीट आने के बाद भी मेयर बीजेपी ने बना लिया। इसीलिए लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठता जा रहा है। इसीलिए लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता में बैठी है वो किसी न किसी प्रकार के प्रोपगंडे करके अब सत्ता हथिया लेती है। राज्यसभा में आपने देखा हो खेल, किस प्रकार का खेल खेला गया। ये सब जो है जनता देख रही है और इससे जनता में गलत मैसेज जाता है। हम बीजेपी वालों कहते हैं कि आप लोगों की सद्बुद्धि आनी चाहिए कि आप साफ सुथरी राजनीति करें। जो जैसा जनता
देती है चुन के, उसको मानना चाहिए आपने कि भाई बहुमत इसका है तो उसको बना दे सरकार। अब भाई लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यही तो है। मैं बार बार एक बात कहता आया हूं हमेशा कि बीजेपी जो इस समय प्रदेश में करने लग रही है वो गलत करने लग रही है। कुलदीप को बगा लिया हमारी तरफ आ जाओ, उसको बगा लिया हमारी तरफ आ जाओ, क्या मतलब है ये? मैं तो कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर बीजेपी के सारे विधायक आने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे नेताजी ने कहा नहीं भाई 5 साल आप चुन के आए हो, जनता की सेवा करो 5 साल। अगर हमारा भी नेचर इन जैसा होता तो हम भी सरकार गिरा देते। फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा के अंदर बेहद मजबूत है। आने वाली सरकार देखना आप, एक तरफा सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। और हमारा मुख्य एजेंडा क्या है? हमारा मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार खत्म करना तो है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर निकाय, नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर भारी मात्रा में भ्रष्टाचार है, भारी मात्रा में भ्रष्टाचार है। ऊपर से जो पैसा आता है उसका 40% लगता है। हमारे पास इसके सबूत भी है, उदाहरण भी है। कई बार हमने लोकल स्तर पर मामलों को उठाया है और दिखाया भी है। देखो यहाँ भ्रष्टाचार होने लग रहा है। इस प्रकार के जो चुनाव में जब जाते हैं इस प्रकार के लोग, फिर कहते हैं हमारी सीटें आएंगी जी 95%। अरे 12 घंटे देख लेना, बीजेपी तो जी कहीं दिखने नहीं लग रही और कांग्रेस वाले से बात के करने लग रहे हो। कांग्रेस तो खुद मैदान में है ही नहीं, कांग्रेस तो चुनाव छोड़ के भाग गई। जब जो पार्टी चुनाव छोड़ के चली गई वो पार्टी के प्रवक्ता आके बोलते हैं जी हम जो 2-3 कार्यकर्ता खड़े हैं हमारे एक सीट पर, कार्यकर्ता नहीं है तो जीतेगा उनकी तरफ ही अपनी माला डालने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है। निर्दलीय जो उम्मीदवार खड़े अपने दम पे खड़ा है, किसी की सहायता से थोड़ी खड़ा है। और अगर किसी की सहायता आप लोगों ने करनी थी तो मैं तो साफ कहूंगा कि टिकट दे के मैदान में आना चाहिए था, लेकिन आप लोग मैदान से पहले भाग गए। इससे भी बड़ी बात, कांग्रेस तो हरियाणा से जा चुकी है। फूट इतनी ज्यादा है, जूतबाज है उनका आपस में, ये पार्टी टूट न जाए इसलिए इन लोगों ने फैसला करा कि नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव और नगर परिषद का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। ये इस तो ये था सच्चाई, क्योंकि इनके के सारे नेताजी डाकम डाक हो रहे, पता है सबको। अगर हुड्डा के मनमर्जी का अध्यक्ष नहीं बनाते हुड्डा भाग जाता, उसकी मनमर्जी का बना कुलदीप भाग गया। इनका बुरा हाल है जी, इसलिए कांग्रेस का तो चर्चा ही नहीं है। अब आम आदमी पार्टी इस प्रदेश के अंदर आने लग रही है। आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत है। एक आधी जगह को छुटपुट घटना होगी, वो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो पहले इसी प्लान आए थे कि कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, और मैं तो कहूंगा कि बीजेपी कांग्रेस वालों की चाल थी। ये बीजेपी कांग्रेस की चाल का असर है। विद्रोही साहब देखिए, भाई साहब बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। अब मैं आपको आज बता रहा हूं, कल आप मेरी बात को याद रख लेना जी। अगर इनके उम्मीदवारों की कहीं जमानत बच जाए वही बड़ी बात होगी जी। अरे जी कल ये कहते हैं कि भाई हम नहीं, आज तो मतदान ही नहीं हो रहा ना, पता तभी चलेगा ना। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुनबा जोड़ा। जिनको कल तक भ्रष्ट बताते थे, भ्रष्ट कांग्रेसी बताते थे, भ्रष्ट भाजपाई बताते थे, आज वो सारे तो नेता इन्होंने ले रखे हैं। तो ये इनकी तो मैं चर्चा ही नहीं करना चाहता। ये अपने लंबे चौड़े दावे जो इन्होंने करना करें, इनकी मर्जी है। सबकी पोल कल खुल जाएगी। रही कांग्रेस की बात, जब 55 सालों से कांग्रेस ने कभी चुनाव लड़ाई नहीं नगर पालिका नगर परिषदों का अपने सिंबल पर, तब ये हम पर यार कैसे लगा सकते हो कि हम भाग गए या रह गए? हमें लड़ना चाहिए था या नहीं लड़ना चाहिए था, ये हमारा आंतरिक मामला है, आपको क्या लेना देना है। हम अपनी ढंग से राजनीति कर रहे हैं, आप अपने ढंग से राजनीति कर रहे हैं, करें आप। कल पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। इसमें लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। भाजपा का प्रवक्ता बहुत बड़ी बात कर रहा था, मेरा पुराना मित्र है, मैं व्यक्तिगत बातें बहुत कम किया करता हूं। अब भाजपा बात कर रही है, भारत के इतिहास में पहली पार्टी है जिसका अध्यक्ष रिश्वत लेने के आरोप में 4 साल जेल में गया। औरों पर तो केवल आरोप ही लगे हैं, पर किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रिश्वत लेने के आरोप में आज तक तो जेल में नहीं गया। केवल इनका बंगारू लक्ष्मण गया। अपने अंदर झांक कर नहीं देखते ये लोग। जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और जब वो इनकी पार्टी में नहीं होते, उनके पीछे ईडी, आईबी, सीआईबी की जांच शुरू रहती है। हर एक स्टेट के अंदर आप एक एक स्टेट उठाकर देख लो। तो ये आज नगर निकाय के चुनाव के संदर्भ में इधर उधर की बात करना, राजनीति करना, बड़े बड़े दावे करना बेकार की बात है। जब जो पार्टी के प्रवक्ता चाहे किसी भी पार्टी का है, इशू पर बात नहीं करता,
इशू पर बात वही नहीं करता जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है। हाँ। मेरी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा, इसलिए मैंने संक्षिप्त बात की हर बार आपसे। और आप बहस करते हो मैं लंबी चौड़ी बात करता हूं, पर मैंने नहीं की लंबी चौड़ी बात, क्योंकि मेरा उम्मीदवार सिंबल पर नहीं लड़ रहा। इसलिए मैंने रिलेवेंट मुद्दे ही चर्चा की और संक्षिप्त बात की। और मैंने आपसे कहा कि कल पता चलेगा कौन किसके उम्मीदवार हैं। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं तो भाई क्या आपके हैं क्या? वो हमारे ही उम्मीदवार हैं। ठीक, हम सिंबल पर नहीं लड़े, ये हमारी रणनीति है। इसमें दूसरे दल को क्या लेना देना? आप अपना दिखा देना, कर लेना कब्जा, आप आ जाना मैदान के अंदर। आप कौन रोक रहा है आपको? कर लेना कल दावे जब आप उम्मीदवार जीत जाएं। जब आज फालतू बातें करने से क्या लेना देना? बिल्कुल फालतू बातें करने की जरूरत ही नहीं है सर, मुद्दे पर बात करेंगे। भूपेंद्र गहलावत साहब आपकी कुछ बातों का जवाब देना चाह रहे हैं, एक छोटा सा रिएक्शन उस पर ले लेते हैं, फिर आप ही का एक सवाल है उस पर आगे चर्चा करेंगे। जी गहलावत साहब। देखिए, एक तो जो विद्रोही जी ने बात की, हमने कभी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस ने कभी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। निकाय चुनाव एक तो मैं इनको दुरुस्त करा देता हूँ। एक नगर निगम लड़ा पिछली बार, केवल पिछली बार नगर निगम का लड़ा। अरे सुनिए और भैया सुनिए, 1987 में मैं भी पार्षद बना था, तब इन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ा था। अरे मैं आपको अरे सुनिए भैया, आप बीच में ना बोलिए। अरे हमारे दोस्त हैं, अरे चुनाव ही नहीं होते थे सिंबल पर। आप भी लोकदल में थे, मैं भी लोकदल में था। इतने पुराने साथी हैं और मुझे जानते हैं। मुझे तकलीफ आपसे इसलिए हो रही है कि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और फिर आप मेरे सामने कपड़े ठोक रहे हैं। मैं आपको जानता हूं, आप मेरे को जानते हैं, 40 साल से जानते हैं एक दूसरे को। विद्रोही जी, मेरी बात सुनने की कोशिश करना। अगर 1987 में कांग्रेस ने अगर चुनाव ना लड़ा हो सिंबल पे, तो आप जो कहोगे मैं वो जुर्माना होते ही नहीं थे। सुन लो भाई, हरियाणा में सिंबल पर चुनाव नहीं होते थे उस समय। मेरी बात सुनिए, उस समय सिंबल पर चुनाव नहीं होते। मेरी बात सुनिए। बीजेपी ने भी सिंबल पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी सिंबल पर चुनाव लड़ा, और लोकदल ने जैसे अच्छा विद्रोही जी सुन लीजिए, एक बार बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दे देना, मैं समय दे दूंगा। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। मैं भी 1987 में पार्षद बना था और हमारे सोनीपत से कांग्रेस की सिंबल पर, हाथ के सिंबल पर 5 पार्षद इनके चुने थे। एक तो ये ट्रस्ट कर लेंगे, आप अपने रिकॉर्ड में देख लेना, मैं कभी भी चैनल पे झूठ नहीं बोलता। इसलिए आप एक तो ये बात कहते हैं कि कभी चुनाव नहीं लड़ा, एक तो आप इसको दुरुस्त कर लेना। और दूसरा ये कहता हूँ, अभी फिर मैं जवाब दे देता हूँ जो आम आदमी पार्टी के हैं, क्योंकि विद्रोही जी ज्यादा उत्तेजित हो गए, इसलिए मैं इनका नंबर बाद में लूंगा। इस पहले मैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बातें की और हमारे पे एलिगेशन लगाए, भ्रष्टाचार के लगाए और दूसरे लगाए कि दूसरे लोगों को तोड़ के अपने साथ मिलाने का ये लोग काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात बताऊं, देखिए अब आप कहोगे कि आप निकाय चुनाव से हट गए, लेकिन जवाब तो वही देना पड़ेगा। जब सबसे पहले आम आदमी पार्टी, जब अन्ना हजारे ने एजिटेशन किया था, कांग्रेस के खिलाफ किया था, और सुनिए भैया, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था आपके में, आप भी मेरे बीच में नहीं बोलोगे। इन्होंने जो ड्रामा किया और इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के जो आदमी है जो भ्रष्टाचार में, उनको हम अंदर ठोकने का काम करेंगे। आपको याद है जब चुनाव में कमी रह गई तो इन्होंने कांग्रेस से ही समझौता कर लिया था और कांग्रेस के समर्थन से इनकी सरकार बनी थी। दूसरी बात ये भ्रष्टाचार की करते हैं भैया, जिसका घर अपना शीशे का हो उसको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इनके 2 मंत्री जेल में हैं और ये भ्रष्टाचार का आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे लोग हमारी बातें करते हैं। इनका कुछ नहीं है, ये तो इन्होंने भगा के, लोगों को बहका के इसी तरह से सत्ता लेने का काम कर दिया। उसका रिजल्ट है, सबको पता है। ये सारा का सारा 300 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर रहे हैं। 20-22 स्कूल इन्होंने बनाए हैं, उन पे सफेदी कराई है, सारी दिल्ली के अंदर एक तरफा। भैया मेरी बात सुनो, दिल्ली में दोबारा भैया मेरी बात सुन, राठी साहब, मेरे हरियाणा के अंदर प्रवक्ता जी, हरियाणा के अंदर 75 पार का नारा था आपका, और बीच में नहीं बोला करते। सुनो राठी साहब, सुन लो प्लीज। आप अपनी बात करिए, आपका नंबर आए जब। मेरा 90% परिवार दिल्ली में रहता है और मेरे रिश्तेदार कई टीचर भी हैं
मुझे सारा पता है क्या आप नौटंकीबाज करते हो, सारा ड्रामा करते हो, झूठ बोलते हो, भ्रष्टाचार करते हो और दूसरों पे लांछन लगाने का काम करते हो। राठी साहब सुनिए ना, राठी साहब सुनिए। भैया राठी साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या आपके 2 मंत्री जेल में है कि नहीं है भ्रष्टाचार के मामले में? ठीक है, चलिए ठीक है सर, ठीक है। एक और अहम सवाल है मेरे पास, गहलोत साहब, भूपेंद्र जी ठीक है, मैं समझता हूँ, ठीक है, जो आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से आप उनका जवाब देना जरूरी समझते हैं, लेकिन ठीक है, अभी हो गया। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मनोज राठी जी आपने भी ये सवाल उठाया था, उसी का जवाब, उसी पर चर्चा करना चाहता हूं मैं। दीप कमल सारण हमारे साथ हैं जेजेपी से। दीप कमल, अभी विद्रोही जी ने वो सवाल उठाया, मनोज जी ने भी वो सवाल उठाया, आपने भी शुरू में अपने रिएक्शन में इस बात का जिक्र किया था कि मतदान कम हुआ, मतदान कम क्यों हुआ? और मनोज जी ने जो एक बात कही थी, मैं अभी प्रश्न पूरा कर लूं अपना। मनोज जी ने एक बात कही थी कि वोट जब कम पड़ता है तो वो सरकार के अगेंस्ट होता है, क्योंकि जितना मैं जानता हूं जब वो सरकार के अगेंस्ट पब्लिक होती है तो वोटिंग ज्यादा होती है। सरकार अगर वोटिंग कम हुई है इसका मतलब कि लोग ठीक है, सेटिस्फाइड है ऑलमोस्ट, कि ठीक है जो हो रहा है ठीक है, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी का असर होता है तो वोटिंग ज्यादा होती है। अगर मैं गलत हूं तो दीप कमल। हाँ देखिए, बिल्कुल। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की राजनीतिक समझ कितनी है और उनका अनुभव वोटिंग को लेकर और मतदाताओं के बिहेवियर को लेकर कितना है, वो आशीष आपने खुद ही बता दिया। ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं जो राजनीति के जानकार हैं कि जब भी लोगों के मन में किसी परिवर्तन की इच्छा होती है तब वो ज्यादा संख्या में वोट डालते हैं, तब कोई भी चूकता नहीं है वोट डालने से। कभी भी कोई बड़ा बदलाव आना होगा किसी भी लोकसभा के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, वहां पर आपको वोटिंग परसेंटेज बाकी चुनाव के मुकाबले ज्यादा मिलेगा, और जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम मिलता है वहां पर बड़े बदलाव फिर परिणाम में नहीं दिखते हैं। तो ये तो एक पहले बेसिक बात है, बिल्कुल ही बेसिक बात है। कोई भी राजनीति में जब थोड़ी बहुत स्टडी करना स्टार्ट करता है उसको शुरू में ही दिख जाता है। जितने बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट में कर रहे हैं, और इससे पहले भी मैंने कई जगह देखा है, मुझे कुछ पुराने किस्से याद आ रहे हैं, कुछ ऐसे और दलों के जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कभी करते थे और आमतौर पर उन सभी को फिर औंधे मुंह गिरना पड़ता है। लेकिन खैर, मैं आज के दिन इनके भविष्य को कोई बहुत उस तरीके से नहीं निर्धारित कर पाऊंगा। कल का दिन है, कल देख लीजिए, ये 35 सीटों की बात कर रहे हैं, अगर 10 सीटें भी, 5-7 सीटें भी इनकी आ जाए तो मैं ये क्या आपके यहाँ पर स्वीकार कर लूंगा कि हाँ, इनकी पार्टी की हरियाणा में कोई एंट्री हुई है। इन्होंने 3 चुनाव लड़े हैं अब तक, 2 लोकसभा के, 1 विधानसभा का। किसी भी एक भी चुनाव में इनकी एक भी उम्मीदवार की कभी जमानत यहाँ पर बची हो तो वो देख लीजिए। और ये वही दौर था जब ये दिल्ली में सरकार बना रहे थे, पंजाब में 4 सांसद बने थे और अगली बार पंजाब में इनकी सरकार भी बन गई। हरियाणा के लोगों ने इनको एंट्री उस दौरान भी नहीं दी जब दिल्ली और पंजाब में इनकी अच्छी खासी एंट्री हो रही थी। और वो तब था जब योगेंद्र यादव हरियाणा से थे, जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा से थे, तब इनके पास जो दिल्ली में लोग काम करने जाते थे वो बहुत सारे उनमें वर्कर्स हरियाणा के होते थे। लेकिन हरियाणा की राजनीतिक स्थिति, हरियाणा के लोगों की राजनीतिक जागरूकता और यहाँ के राजनीतिक दलों की स्थिति, उनकी जो नेताओं की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज्यादा है पंजाब या दिल्ली के मुकाबले। ये इनको फर्क अभी इस बात का एहसास नहीं हुआ है, ये इनको एहसास आने वाले समय में होगा। जितना देर से हो उतना हम जैसे लोगों के लिए फायदा है। यहाँ इनको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना, एक मिनट, थोड़ा सा धैर्य सुनिए ना, थोड़ा धैर्य भी रखिए। आपकी तरह मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए, आपके काम आएंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना, एक मिनट मनोज जी, अच्छा सुनिए ना सर, प्लीज सुनिए, मैं आऊंगा, मैं समय दूंगा सर आपको, सुन लीजिए एक बार। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना खूंटा बहुत अच्छे से गाड़े हुए हैं उनके कार्यकर्ताओं, उनके वर्करों के बीच में। यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो जितने नेता हैं उन सभी के अंदर बहुत तीव्र इच्छा शक्ति है कि किसी तरीके से सत्ता तक पहुंचे। और यहाँ पर जननायक जनता पार्टी और बाकी जो दल है उनके कार्यकर्ताओं की फौज आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर गुंजाइश कितनी है किसी नए दल के लिए। यहाँ पंजाब वाली स्थिति नहीं है जहां बीजेपी कहीं ग्राउंड पर नहीं थी, और कांग्रेस पार्टी का हाल आखिरी चुनावी साल में वहां पर क्या हो गया होते होते कि आपको वहां पर एक अच्छा एस्केप मिल गया, एक अच्छी जगह मिल गई, और उसका हाल आपने यही कर दिया कि पंजाब जैसे एक अच्छे स्वाभिमानी राज्य का मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली के चक्कर लगाता है, वहां जाकर निर्देश लेता है, और कल तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह खिड़की पर टंगे हुए थे। ये देखकर मुझे शर्म आई। पंजाब के जो स्वाभिमानी लोग हैं उनका हाल क्या होगा, उनको कैसा लग रहा होगा अपने राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति, ये आपको आने वाले समय में वहां के लोग बताएंगे। दूसरी चीज, बीच में जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो हर बात के लिए कभी कांग्रेस को, कभी जेजेपी को और कभी बीजेपी को
जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मैं ये मानता हूं कि जिस पार्टी के नेतृत्व में ताकत होगी, जिसके कार्यकर्ताओं में कोई संख्या बल होगा, उनको कोई भी राजनीतिक दल, दूसरा विरोधी कितना जोर लगा ले, 2% वोटर नहीं खिसका सकता। हाँ। एक सीट पर नहीं ला सकता अगर उनके अंदर दम है तो। जितनी ताकत इनेलो के खिलाफ कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी ने लगाई पिछले विधानसभा चुनाव में, उससे ज्यादा ताकत जेजेपी के खिलाफ कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो और बाकी सबने लगाई होगी। लेकिन हमारे तो 15.5% वोट आए, हमारे तो 10 सीटें आ गई। इनेलो का हाल ये क्यों हुआ? जब तक इंडियन नेशनल लोकदल, और मुझे दुख होता हुआ ये बात इनकी बार बार सुनते हुए, आत्ममंथन जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं स्वीकारेंगे कि इनकी पार्टी में कोई नीतिगत, कोई संस्थागत गलती है, इनके नेतृत्व में कोई बड़े स्तर पे बदलाव की जरूरत है या सोच में, नजरिए में बदलाव की जरूरत है, और तब तक इधर उधर अपने जो है वो कारण गिनाते रहेंगे, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, देवीलाल की विरासत के दावेदार हैं सर। और ये कहते हैं कि अभय सिंह, ये इंडियन नेशनल लोकदल का नाम भी नहीं ले रहे, कहते हैं कि अभय चौटाला उनकी विरासत के दावेदार। हम तो नहीं कहते कि हम उनके दावेदार हैं, हम तो काम कर रहे हैं, उनकी नीतियों पर चलते हैं। हम तो चाहते हैं कि उनके दावेदार और उनके आगे कांग्रेस के लोग भी लें। बीजेपी में अगर कोई उनके साथ काम करने वाले लोग गए हुए, जैसे मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रवक्ता बता रहे हैं कि 1987 में वो दोनों लोक दल के अंदर थे। हाँ। तो कोई भी किसी भी राजनीतिक दल में हो, सब उनके नाम के अच्छे काम करें, उनके नाम का वोट ले। हम भी ले रहे हैं, हम चाहते हैं, हम उनके नाम पे बार बार आयोजन करते हैं, बार बार अपने कार्यक्रमों में इस जगह पर उनको याद करते हैं सब तरीके से। लेकिन हम कभी ये दावा नहीं करते कि उनके सिर्फ हमें को ही उनकी विरासत मिल रही है। हम उनको छोटा क्यों करेंगे? देखिए ऐसा होता है, जब जननायक कोई व्यक्ति जब जननायक बनता है, जब कोई व्यक्ति जननायक कहलाता है, तो उसकी किसी एक पार्टी की उस पर दावेदारी नहीं रह जाती। अब देखिए चौधरी देवीलाल के बारे में जब जिक्र चला है, तो कुछ एक चीजें मैं पढ़ रहा था, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस व्यक्ति की, उस नेता की इतनी पहचान है कि लोग उनका अनुसरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, उनकी नीतियों का अनुसरण किया जाता है। कुछ ऐसे देश हैं जो भारत की तरह अभी विकसित होने की राह पर हैं, वहां पर उनके बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह से उन्होंने हरियाणा जैसे प्रदेश, जो कि पंजाब से अलग हुआ और एक अपनी जमीन तलाश रहा था, और बहुत सारी चीजें, व्यवस्थाओं में उन्होंने परिवर्तन किया और वो लोगों को पसंद आई और लोगों ने उनके पीछे चलना शुरू किया। चाहे वो बीजेपी के नेता, आज वो भी दावे से कहते हैं ताऊ देवीलाल की नीतियों को लेकर। बहरहाल ठीक है, आखिरी 2-3 मिनट है हमारे पास, तो एक फाइनल कमेंट में जरूर अच्छा आप अपनी बात पूरी करें। हाँ ठीक है, बिल्कुल। देखिए एक दो बातें। पहली बात तो चौधरी देवीलाल ने अपने समय में अपने वक्त से आगे की सोच रख के आगे के लिए, क्योंकि आज के दिन हम देख रहे हैं हरियाणा के सारे नेता कहीं ना कहीं राज्य में ही सिमट गए हैं। वो राज्य से बाहर का दायरा जो हमारे यहाँ के नेताओं का, चौधरी बंसीलाल का, चौधरी भजनलाल का, चौधरी देवीलाल का होता था, वो वक्त के साथ नहीं रहा है, वो सिमट रहा है। उन्होंने हिम्मत करके राजस्थान से चुनाव लड़ा, उन्होंने हिम्मत करके पंजाब से चुनाव लड़ा और बाकी जगहों पर अपना दायरा फैलाया। दूसरा, कोई भी राजनीतिक कदम उठाया उसके अंदर उन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि और किसानों को साथ लेकर कदम उठाया। एक हाथ से किसानों को पकड़ कर रखते थे और एक हाथ से दिल्ली की लगाम अपने हाथ में रखते थे। ये सामंजस्य वो बनाकर रखते थे। और ऐसे बड़े नेता, ऐसे महान नेता की विरासत या उनके आगे का जो भी काम होता है वो कोई दावे से तो नहीं मिलने वाला है। कोई यूं दावा कर ले, चिल्ला ले, कोई उसके ऊपर अपना कब्जा करके जापी मार के बैठ जाए, तब तो नहीं मिलने वाला है। लोग ही देंगे, सबको दे, जो अच्छा काम करे उसको दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है सर, बहुत समय की कमी है, तो मैं चाहूंगा कि एक एक लाइन में आप लोग कंक्लूड कीजिएगा। कल परिणाम आना है, गहलोत साहब जोश आई रहेगा? देखिए, कल बहुत ही अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के हक में आएगा और हम सारी हरियाणा की जनता को मुबारकबाद एडवांस में देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो इन्होंने वोट दिया है उसका कल परिणाम आ जाएगा। ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी के पूरे चुनाव जीतेंगे और सबको हम मुबारकबाद पहले ही देंगे। कृष्ण कुटेल जी। जी, कल देखो परिणाम के इंतजार में है और कल जैसा परिणाम आएगा, जनता का जो भी फैसला हो हम लोगों के सामने आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। ठीक है, मनोज राठी साहब। ऐसे जी देखो, कल आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर परचम लहराएगी। और सबसे पहले तो मैं बीजेपी वालों को बताना चाहूँ, अब लड़ाई चलेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, अब लड़ाई चलेगी ईमानदारी की। और ईमानदार पार्टी आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी जाती है। अगर आम आदमी पार्टी के अंदर कोई भी कितना ही बड़ा नेता भ्रष्टाचार करता है उसको तुरंत अंदर कर दिया जाता है। लेकिन बीजेपी के तो टोटल नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, बड़े बड़े घपले। ठीक है सर, ठीक है, समय कम है सर। विद्रोही साहब। कल जी प्रवक्ता जी एक तरफा आम आदमी पार्टी की लहराएगी। बोल लो भाई साहब। सर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरा अनुमान है कि ज्यादातर निर्दलीय लोग
इन चुनाव में जीतेंगे। ठीक है, दीप कमल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी ये इच्छा है कि आम आदमी पार्टी वाले ऐसे प्रवक्ता भेजते रहे अगले साल 2 साल। लोग इनकी पार्टी के मानसिकता का स्तर, बड़बोलापन सब देख लेंगे। ये देख लेंगे कि कितने ओछे लोग हैं, कितनी हल्की बातें करते हैं। इनको वोट देना तो दूर, चाय पिलाना भी बंद कर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निकाय चुनाव के परिणाम का इंतजार सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों को है और हमें भी रहेगा। तो कल सुबह से ही हम आपके इसके अपडेट्स पहुंचाना शुरू कर देंगे कि निकाय चुनाव में क्या रुझान आ रहे हैं और क्या परिणाम आएंगे, और उस पर चर्चा भी करेंगे शाम को एक बार फिर से इसी कार्यक्रम में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जरूरत है।